बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच टाइम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद आसिम रजा। नाज़रीन, सियासी मंजरनामा और मुल्क की मसाइल पेश मंजर पस मंजर की बात की जाती है, तज्जिए तबसरे और मेहमान शुल्का जो अपनी राय लेकर आते हैं आप तक पहुंचाई जाती है। इसका मकसद यही होता है कि मुल्की मसाइल और तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाए और कुछ ना कुछ हकाइक आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। मुल्क में मसला अवाम से मुंसलिक हो या फिर सियासी प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखें तो सियासी उफक पे कुछ ना कुछ मसाइल हमें गुज़िश्ता कुछ 3-4 माह से बहुत ज्यादा हमें नजर आए। मेहमान शुल्का का आपको तारुफ कराते चलें जी। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं अशरफ गुजर एडवोकेट साहब, सदर इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जमील अब्बासी साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अजमल वजीर साहब, मरकजी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। वजीर साहब, मैं आपसे बात करना शुरू करूंगा। आज सेनेट के इलेक्शन को भी हमने देखा, आज तमाम जितने भी सियासी रहनुमा थे सेनेट में उनको बगलगीर देखा। शाही सैयद हों तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ भी बगलगीर हुए और बाकी भी इस तरह रहनुमा एक दूसरे को खुशामदीद करते। सियासी माहौल तो हमें बड़ा नॉर्मल नजर आ रहा है, लेकिन अखबारात में और सियासी उफक के ऊपर जो हमें स्कैंडल्स नजर आ रहे हैं, क्या ये अवाम को भुलभुलैयों में रखने के लिए किया जा रहा है सारा कुछ? हाँ, मेरे ख्याल में ये तो अब से नहीं हो रहा है। ये कोई जो पाकिस्तान ये 64-65 साल से यही सब कुछ हो रहा है और आवाम के साथ सामने ये सारे ये जो जलसों में जाते हैं, ये जो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, दावे जो किए जाते हैं, ये जो दावे किए जाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ तक महदूद होता है। अंदर से इनकी जब मामलात बिगड़ जाते हैं तो अंडर कारपेट डीले भी हो जाती है और फिर जिस वक़्त एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं तो उसके पीछे भी कोई हर फेस के पीछे एक और फेस होता है जो नजर आता है अवाम को और उसके पीछे दूसरा। दूसरी बात ये कि देखे, यहाँ पे मसला ये है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई तब्दीली की बात करता है तो उसमें ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के अवाम ये सोचना शुरू कर देते कि वाकई तब्दीली आ रही है, लेकिन बदकिस्मती से तब्दीली उन्हीं लोगों के साथ फिर शुरू हो जाती है। चाहे आप मुशर्रफ साहब को देखें 2003 में, जब मुशर्रफ साहब 2003 तक मुशर्रफ साहब का पीरियड देखें तो मुशर्रफ साहब का बड़ा अच्छा पीरियड था। पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत हाई था। उसमें यह था कि जी नेब भी काम कर रहा था, बड़े बड़े लोगों को हाथ डाला गया और पाकिस्तान के लोग इस चीज को चाह रहे थे कि इस तरह कोई हो। लेकिन फिर जब 2003 से चीजें सियासत की तरफ चलने लगी और फिर उसके बाद कंप्रोमाइजें होने लगी, फिर उसके बाद उसका ग्राफ देखते देखते आखिर पे क्या हुआ आपके सामने। इसी तरह मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरे भाई की पार्टी जो इस वक्त कह रही है उसमें भी आप देखें कि लोगों को एक होप तो था और मैं पर्सनली, लेकिन आपकी जमात भी तो सब मुशर्रफ साहब के साथ ही शामिल थी ना जी। मैंने अपनी जमात को मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि मेरी जमात कोई पाकिस्तान की पार्टी नहीं है। यही लोग हैं, हम भी, और हमारे साथ भी यही लोग हैं जो इस वक्त इस माशरे के हम भी हिस्सा है, कोई बाहर से हम नहीं आए हुए। मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि उसमें मेरी जमात नहीं थी या मैं अपनी जमात को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो आपने एक बात पूछी है, मैं तो उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि इस हमाम में सब नंगे है। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई ये कह सकता है कि जी मैंने बड़ा तीर मारा है और दूसरा कहे कि नहीं। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा मैं एक बात को एज ए जो मेरी पार्टी एफिलिएशन को एक जगह पे रखकर, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं एक बात देख रहा हूं कि जो भी अगर इस पाकिस्तान में तब्दीली की आवाज उठाता है तो वो बेशक तब्दीली ला सकता है, लेकिन अगर वो उन्हीं लोगों के ऊपर तब्दीली लाना चाहते हैं जो पिछले 65 साल से हम देख रहे हैं कि या तो उनके बाप या फिर वो, मतलब कि इस तरह स्टेप बाय स्टेप नजर आती है जिसमें वो आई हुकूमत में रहे, कभी वो हुकूमत के बाहर रहे ही नहीं है। तो वो अगर ये वाली बात हो जाए कि जी बिल्ली सौ चूहे खा के हज को निकली, तो ये कम अज कम मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान की आवाम मानेगी तो ना कोई जी शूर इंसान इसको मानने के लिए तैयार होगा। बहरहाल पाकिस्तान के यही पॉलिटिशियन है, यही लोग हैं, इसी पे इक्तिफादा करना पड़ेगा, अदरवाइज तो मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा सर। आसिफ साहब, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा कि आपकी हुकूमत भी जमात, आपकी हुकूमती जमात जिसे कह सकते हैं हम, क्योंकि आप कोalition पार्टनर भी हैं, हुकूमती जमात ही बनते हैं आप भी, आप लोग रहे हैं हुकूमत में, गुज़िश्ता 8-9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें तो अकाउंटेबिलिटी बिल अगर आप लोगों की विल ऐसी मौजूद है तो उसके हवाले से आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट क्यों नहीं किया? वो सब खाने का शिकार क्यों हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी बिल के हवाले से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की और अपोजिशन की आयद होती है। हमने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि अगर हुकूमत या अपोजिशन इस बिल को लेकर आए तो हम इस बिल को पास नहीं होने दें। हमने 18वीं तरमीम में, हमने 19वीं तरमीम में गैर मशरूत तौर पर जो है हुकूमत का साथ दिया और वो बिल हमने कराए।
तो अगर ये बिल एहतसाब का आता है तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम जो है वो बिल्कुल सफ़े अव्वल पे होगी इस बिल को पास कराने के लिए। आसिफ साहब, लेकिन अगर वो जमातें अगर नहीं लेकर आ रही तो आप तो खुद से, जिस तरह आप लोगों की जमात कहती है कि जी हमारी जमात के अंदर जमहूरियत है, हमारे अंदर जो कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से बंदे ऊपर आते हैं, तो आप लोग तो प्रेशर डाल सकते थे ना कि जी इस बिल को आना चाहिए। देखें, पहली बात यह कि जब सूबे के वाले से हमने बिल लेकर आए तो आपने देखा कि अपोजिशन समेत हुकूमत की सारी जमातें एक तरफ खड़ी हो गई और एक अच्छे काम को भी इन्होंने नहीं करने दिया। आज हम इन सारी चीजों में एक दफा फिर कोशिश कर रहे हैं। एहतसाब बिल के हवाले से बिल्कुल आपने बचा कहा कि अगर हुकूमत और अपोजिशन नहीं लेकर आए तो इंशाल्लाह एमक्यूएम एहतसाब बिल लेकर आएगी। हम बिल्कुल वादा करते हैं कौम से कि अगर ये दोनों अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकें तो एमक्यूएम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके अकाउंटेबिलिटी बिल जो है वो बिल्कुल लेकर आएगी पार्लियामेंट में। उसी तरह जिस तरह हमने 20वीं तरमीम के लिए सुबह का बिल पेश किया है, उसी तरह जिस तरह 18वीं तरमीम में सुबह खुद मुख्तारी के हवाले से हमने अपनी जो है क्लॉज डाली है, तो हम इंशाल्लाह इस सारी चीजों में जो है बिल्कुल आगे हैं, इसको करेंगे। लेकिन जो पहली प्रायोरिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो हुकूमत की और अपोजिशन की है, जिनके पास मेजॉरिटी है, जिनके पास इस वक्त पार्लियामेंट में एक बड़ी अक्सरियत है और ये सारी चीजों को कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम से। अजमल नज़ीर साहब, बात की उन्होंने कि जी हम जरूर लेकर आएंगे, प्रायोरिटीज की बात आ जाती है। विल की जिस तरह आपने बात की कि विल होनी चाहिए, 8-9 साल से अगर देखा जाए तो ये जमात भी हुकूमत में किसी न किसी तरह अंदाज में मौजूद रही है। आप पिछले अदवार की बात करें, इस अदवार की भी बात करें अगर, तो लेकिन अभी तक कोई इनिशिएटिव हमने नहीं देखा। जो इनिशिएटिव लिया गया था वो सर्द खाने का शिकार है, अभी तक वो बिल वैसे ही पड़ा हुआ है। तो क्या वो इन तमाम चीजों को, जिस तरह के स्कैंडल्स अब हम देख रहे हैं और सियासत के अंदर जो इस तरह की करप्शन इन्वॉल्व रही, उसको रोकने के लिए अहम किरदार अदा करेगा? असल में बात यह है कि किससे क्यों बिल ये लाएंगे? सियासी जमातें जितनी भी है वो, और जो पार्लियामेंट है इस वक्त, जो हमारे मुल्क में जमहूरियत है इस वक्त, टीआई से पहले देखिए ये जो अभी मेहरान बैंक का मसला है, ये तो पुरानी जमहूरियत है ना, जो जिस वक्त वो थी। तो आप उस वक्त से लेकर या उससे पीछे चले जाए या अभी तक आप आ जाए, तो बात तो वही है ना कि यहाँ पे जो गुजर साहब ने बात की है वो बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने जो बात की है कि हमारे, देखें, हमारे मुल्क में पार्टी इतना मैटर नहीं करती। ये भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे है शख्सियात। वो जो शख्सियात है वो इतना ज्यादा, अब ये जो मेरे भाई बात कर रहे थे एमक्यूएम में, अब मुझे बता दें कि एमक्यूएम में जब ये बात शुरू करते हैं और जब खत्म करते हैं तो अल्ताफ भाई से शुरू करते हैं और अल्ताफ भाई पे खत्म करते हैं। तो यहां से आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसकी पार्टी में वो जो शख्सियत है, जो भी उनका कायद है, वो उनके जो मानने वाले हैं उनके लिए काबिल कदर, काबिल एहतराम। आपकी जमात कैसे अलग? तो मेरी बात सुने, हमारी जमात में, मैं एक चीज आपको शाह जी ये बता दूं कि हमारी जमात में इस तरह वाला माहौल नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं एज ए सेंट्रल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जब भी टीवी प्रोग्राम्स में, कई पार्टी मीटिंग्स में आप रिकॉर्ड उठाकर देख ले, मैंने हमेशा वो बात करी है जो मेरी ज़मीर या मेरे दिल ने कहा। ये रिकॉर्ड की बात है। मुझे कभी भी अपनी क़यादत ने ये नहीं कहा कि आपने ये गलत कहा या आपने ये फलानी बात इस तरह क्यों की है या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा रही है वो। तो जहां तक मैं ज़ाती मेरा एक्सपीरियंस है तो रिकॉर्ड पे है, तो मैं क्यों फिर ये चीज़ जो है ना आपके सामने रख रहा हूँ, व्यूअर के सामने रख रहा हूँ। कितनी गारंटी है नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होंगे, जो पाकिस्तान के अंदर सियासत होगी, उसमें कोई यूनुस हबीब अपना काम नहीं करेगा? ये तो जो सूरत हाल नजर आ रही है तो उसमें शायद कोई यूज नहीं। सेनेट इलेक्शन की मिसाल आप देख लें, मेरी बात सुने, 35 करोड़ से लेकर 65 करोड़ तक आपने इस वक्त हमारे मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, आज मैं देख रहा था जब हलफ बर्दारी के लिए मैं वो लाइव देख रहा था, वो प्रोग्राम देख रहा था, मैं जब उन हजरात को देख रहा था जो पैसों के जरिए इलेक्ट होकर आए हुए हैं, मैं उनको देखकर, और वो जिस तरीके से हल्फ लेकर और जिस तरीके से वो जा रहे थे, वो दस्तखत करने जा रहे थे, जिस तरह उनका इस्तकबाल हो रहा था, जिस तरीके से वहां पे में जो कुछ हो रहा था, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में कि सेनेट कि अब क्या औकात है वाने बाला जिसको कहा जाता है, उस पे मैं अब मजीद तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि बेंगे एक सियासी, एक पॉलिटिशियन, अगर मैं खुद ही इस तरह की बातें करने लगूं तो लोग कहेंगे कि पता नहीं ये फिर खुद क्यों इसमें है। लेकिन बात आपको इतना मैं जरूर बताऊं कि मौजूदा सूरत हाल में
जो आप इलेक्शन की बात, फ्यूचर वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें भी सिर्फ इलेक्शन नहीं, मुल्की सियासत की मैं आगे की बात कर रहा हूं कि अगर आप वहां पे एक स्टेप आगे जाकर ना, इलेक्शन आगे आ रहे हैं या चेंज की हम बात कर रहे हैं या दूसरे जो जो चीजें इदारों की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं कि इस मुल्क में कौन से इदारे पे काम किया जा रहा है जिसको स्टेबल किया जाए, जिसमें एहतसाब हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह कि फिर आप सियासी तौर पे आप देखें, सियासी तौर पे आप जिस वक्त इलेक्शन में भी जाएंगे, जब भी इलेक्शन हो, 2013 में इलेक्शन होने जा रहा है, यहां पे फिर आप ये इस चीज को मानते हैं कि इदारे नहीं शख्सियात मजबूत हो रही हैं? मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान में यही कुछ हुआ है। 65 साल से मेरा जब मैंने स्टार्ट लिया, मैंने आपको यही बात की थी कि यहां इस मुल्क में वो जो शख्सियात हैं जो मजबूत हुए हैं, उन शख्सियात ने अपने साथ अपनी बिरादरी, अपने रिश्तेदारों को इतना मजबूत किया हुआ है कि उसके सामने कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जमील भाई साहब, कैसे होगा? जमील भाई साहब से भी फीडबैक लेना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं कि जी हम आने वाले जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, सियासी इदारों के इस्तेहकाम की बात करते हैं, सियासी जमातों के इस्तेहकाम की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, मईशत भी हमारी इसी से लिंक है, मुल्क का मुस्तकबिल भी इसी से लिंक होता है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा कोई वाकया या ऐसा कोई स्कैंडल मजीद हमारे सामने पेश ना है? मेरे ख्याल में जिस दौर में यूनुस हबीब जैसे लोग आए हैं, या यूनुस हबीब साहब आए हैं, क्योंकि जितना वाइब्रेंट मीडिया इस वक्त हम देख रहे हैं, जितना यही मैं कहना चाह रहा हूँ, सिविल सोसाइटी है, मीडिया ये भी आप अभी जो बैठे हुए ये तसाबी कर रहे हैं, बैठ के लोगों को बता रहे हैं आप। मीडिया का जो पोजीशन है इस वक्त, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है अब इस तरह के स्कैंडल दोबारा होना और एहतसाब के इस अमल से गुजरना कि इंसान जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। तो क्या आप लोगों की तरफ से क्या सपोर्ट होनी चाहिए और क्या ऐसी कानून साजी होनी चाहिए? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब तक विल नहीं होगी, जब तक हम बिल्कुल मेरिट पे काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो कोई सपोर्ट नहीं होगी। अभी आपने रिसेंटली देखा कि वो जो नैब है जिसके दांत वांत निकाल दिए गए हैं, उन्होंने ये जो एनआरओ के हवाले से केसेस बहाल हुए थे ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, वो तमाम केसेस में वीक प्रोसिक्यूशन की वजह से, चूंकि तमाम वहां पे सिफारिशों की बुनियाद पे प्रोसिक्यूटर्स भर्ती पे चले गए सारे, और उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया उसको, दूसरी साइड को, मुलज़म पार्टी को, और उन्हें इक्विट करवा दिया। ठीक। तो गुजारिश ये है कि जो आप अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि जो वाइब्रेंट मीडिया है और बहुत कुछ है, मैं समझता हूं कि अब थोड़ा सा तरीका वारदात भी तब्दील हो गया है। पहले तो तरीका वारदात ये था कि फौज या एजेंसीज या कोई ऐसी बात करते थे, अब तो हमने डायरेक्ट अमेरिका बहादुर से मामला तय करने शुरू कर दिए और पॉलिटिकल पार्टीज ने, अमेरिका ने भी तरीका वारदात ये कर दिया कि अगर वो फौज से करता था 2-4 जर्नैलों से, तो अमेरिका के खिलाफ उनके भी अपनी जज्बात है, अपने उन्होंने जो मफादात है उनको देखना होता है। सलाम के हवाले से बात की जाती है। अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ पे कह के गई, खातून जो यहाँ से गई है, अमेरिकन एम्बेसडर ट्रांसफर हुई, वो कह के गई कि एनआरओ हमने करवाया है। अब एनआरओ वहां से होता है, तमाम करप्शन जो है उसको गंगा पोतर कर दिया जाता है, गुसल दे के दुलाज के मसनद इक़्तिदार पे बिठा दिया जाता है। इस वाइब्रेंट मीडिया के होते हुए लिखा जी, उसके अलावा हम क्या बात करें? वाइब्रेंट मीडिया के होते हुए यहाँ पे ये हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मामला क्या चल रहा है। मेहरान बैंक में तो आप मतलब मीडिया के लोग भी इन्वॉल्व, मीडिया के लोगों के, जर्नलिस्टों का भी नाम आया है, उसको अभी तक एक्सपोज नहीं किया गया। लेकिन एक खौफ, देखिए चेक तो है, चेक तो डेफिनेटली है, नोटिस किया जा चुका है। अगर ये मीडिया ना होती तो पता नहीं फिर तो अभी तक क्या हो चुका होता। बिल्कुल आई एग्री। और ये सहाफियों का जो एक खास हेलीकॉप्टर टोला होता है, इस पे बात कहने में कोई हर्ज नहीं है, हमेशा से रहा है। और अगर देखा जाए तो नौजवान और ये सवाल वो पूछेंगे, दो इदारे हैं जैसे एक्सपोज होंगे ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। मीडिया, दूसरा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के तहत पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा ऐसा है जो करप्शन को चेक कर रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट है। थैंक यू वेरी मच गुजर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। जमील भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजमल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवाले से नाज़रीन हम अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल और जिस तरह की माजी की तारीख है उसके अंदर जिस तरह के स्कैंडल्स हमने देखे, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, सियासी स्कैंडल जिसे हम कह सकते हैं, वो इस वक्त सबजुडिस्ट है, और उस हवाले से जो हकाइक सामने आ रहे हैं वो आपके सामने पेश किए, और जिसके हवाले से जो तमाम सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ रखती हैं। हमने कोशिश की थी कि जी नून लीग की तरफ से भी मौक़िफ़ लिया जाए। शेख रोहिल असगर साहब से हमारी कमिटमेंट थी और उन्होंने आई डोंट नो किस मसरूफियात की बिना पे अपना टेलीफोन अटेंड नहीं किया। हमारी ख्वाहिश थी कि उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ आए। आसिफ हसनैन साहब का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे साथ एमक्यूएम की तरफ से रहे। उसके अलावा पीर आफ्ताब शाह जिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, बात ये आती है खुद एहतसाबी, ना सिर्फ जमातों की बात की जाती है बल्कि हम अपनी शख्सियात के अंदर या अपने घरों के अंदर या फिर अपनी ज़ात के अंदर भी ये चीज़ शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से हर लेवल पर इसको हम रोक सकते हैं। जो कुछ होना
नजर आता है और होता नजर आता है हमें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारी बहिसत कौम, जिसे कहते हैं ना मिनहासिल कौम, हमारे अंदर शामिल हो चुकी हैं। करप्शन के हवाले से ये कहा जाता है कि सिर्फ हमारी हुकूमती या सियासी जमातें ही इस हवाले से इसमें शामिल नहीं है, बल्कि जिस तरह कह सकते हैं बहिसत कौम हमारे अंदर इसरायत कर चुकी है, और हम इसी से छुटकारा उसी सूरत में हासिल कर सकते हैं कि जब हम अपने आप को इसके हवाले से रोकना चाहिए। अजमल साहब की बड़ी खूबसूरत बात थी, और अक्सर हम प्रोग्राम में इसका भी जिक्र करते हैं कि अगर हम घर के वसाइल को देखें और घर के मसाइल को देखें और उसके बाद हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको देखें और घर किस तरह चल रहा है, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे अंदर कितनी करप्शन खुद मौजूद है। उसके बाद हम किसी और के हवाले से बात किया करें। नाज़रीन, हम चाहेंगे आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।